वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण का जो लेसन है उसका सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। महिला आरक्षण के बारे में हम देखते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय महिला सदियों से घर की चार दीवारी में कैद रही है। जो भारतीय महिला थी प्राचीन काल से परंपरागत युग से महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रहना पड़ा, ये उनकी नीति थी। मगर वैश्वीकरण के युग, इस तेज युग में जहाँ पश्चिमी और पूर्वी देशों में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो जो वैश्वीकरण का युग आया उस समय पश्चिमी और पूर्वी देशों की जो महिलाएं थी वो महिलाएं पुरुषों के साथ प्रत्येक कार्य, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में आगे आई बढ़ के। मगर भारतीय महिला सामाजिक और धार्मिक कारणों से खुलकर न तो अपनी क्षमता का विकास कर पाई और नई भारतीय पुरुष प्रधान मानसिकता ने उसे उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान किए। तो महिला की स्थिति भी खराब थी क्योंकि वो धार्मिक कारणों से, जिसमें लिखा है पति परमेश्वर है ना, जैसे पति है ना उसको परमेश्वर माना जाता है, तो पति की आज्ञा उनके लिए श्रेष्ठ होती है और महिला एक तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो सब प्राचीन परंपराओं इनसे घिरी हुई रहती थी भारतीय महिलाएं, और पुरुषों को अधिकार रहते थे। महिलाएं घर के बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं था, तो वो अपना विकास नहीं कर पाई। विगत 70 वर्षों से भारत में महिला शिक्षा क्षेत्र में प्रगति तो अवश्य हुई। 70 सालों में भारतीय महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, महिलाओं को धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा दी जाने लग गई। महिलाओं की शिक्षा से प्रगति धीरे धीरे होने लगी, परंतु रोजगार प्राप्त करने में, उद्योगों में, व्यवसाय में और राजनीतिक क्षेत्र में उनको पर्याप्त अवसर अभी भी नहीं मिले थे। जब तक भारतीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों से समतुल्य नहीं हो जाती तब तक देश की वास्तविक तरक्की संभव नहीं है। जिस प्रकार वैश्वीकरण के इस युग में जब पश्चिमी पूर्वी देशों में महिलाओं ने राजनीति में, आर्थिक समस्या में पुरुषों के साथ भागीदारी की, तब वहाँ विकास की गति तीव्र हो गई। उसी प्रकार हम देखें तो भारत की बात करें तो भारत में अगर महिलाएं पुरुषों के साथ समतुल्य नहीं हो जाती, उनके साथ कार्य नहीं करती, मिलकर कार्य नहीं करेगी, महिला पुरुष समाज में उनकी स्थिति समान नहीं होगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है, वास्तविक तरक्की संभव नहीं है। आप सभी समझते हो, एक बच्चे की प्रथम शिक्षक माता होती है, जो एक महिला होती है। बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। जब बच्चा परिवार में माता पिता के साथ, तो माँ के साथ ज़्यादातर वो रहता है, तो उनसे सीखेगा। तो अगर महिला शिक्षित है तो बच्चों को शिक्षित करेगी, तो अगर महिला योग्य है तो अपने बच्चों को योग्य बनाने का ज़्यादा प्रयास करेगी। तो ये बात इसलिए ये लागू होती है कि जब तक महिला शिक्षित नहीं हो सकती तब तक देश की तरक्की, वास्तविक तरक्की संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो वर्तमान में क्या हो। वर्तमान सरकारी नौकरी में कई राज्यों में महिलाओं की प्रदर्शित कर दी। अब वर्तमान की बात करें तो महिलाओं को वर्तमान में पश्चिमी जो देश है उनके समाज भारतीय महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। उनको वो सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान उनको महत्व दिया जा रहा है। आप जानते हो जब सेना संबंधी जो सर्विस है उनमें पुरुष प्रधान जो नौकरी है, सरकारी नौकरियाँ होती है जिनको महिलाओं को भी प्रदान किया जा रहा है, वो भी प्राप्त करें नौकरियों को, वो सब बातें आ गई। आज जैसे कई राज्यों में मैंने बताया महिलाओं के लिए पद अलग से आए थे। अब भारतीय सेना, महिलाएं भारतीय सेना में शामिल होने लग गई, वायुसेना में महिलाएं शामिल होने लगी, नौसेना जो जल सेना उसमें महिलाएं शामिल होने लग गई, और कमीशन, आंशिक कमीशन के आधार पर उनको नियुक्त किया जाने लग गया। अन्य सरकारी नौकरियां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, सभी सरकारी विभागों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी आप देखो, शिक्षा क्षेत्र में महिलाएं शिक्षक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, वर्तमान की बात करें। लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी भी उनकी भागीदारी कमी है, अल्पी है। वर्तमान सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ जो पुलिस रिजर्व फोर्स और औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ महिलाओं के लिए 33 पद प्रकाशित किए हैं। जो सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ और औद्योगिक सुरक्षा सीआईएसएफ में महिलाओं के 33 पद प्रकाशित किए हैं, यानी महिलाएं 100 में से 30% महिलाएं उसमें रहेगी। उनके लिए पद सृजित किए गए, उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। और वही सीमा तैनात सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स में 15% महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। तो महिलाओं को पुरुष प्रधान पद भी प्रदान किए जा रहे हैं।
भारतीय तटरक्षक बल में भी आधिकारिक रूप में कुछ पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। तो महिलाओं के पद सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आज महिलाओं को बहुत सारा उनके आरक्षण के द्वारा ये सब संभव हुआ है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत राज संस्थाओं के बारे में। पंचायत राज संस्थाओं का मतलब स्थानीय स्वशासन। आज हमारे शासन को विकेंद्रीकरण प्रणाली हमारे देश के अंदर शासन को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से ही गाँव के अंदर स्थानीय स्वशासन, पंचायत राज, शहर नगर निगम जो भी है, तो ये सब चीज़ें इसमें महिलाओं को भी शासन कार्य में भागीदारी के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले महिलाओं का समुचित विकास हो सके, महिलाओं का राजनीतिक विकास भी हो सके, समुचित संपूर्ण विकास हो महिलाओं का, वो हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर है। राजनीतिक महिलाओं का प्रवेश सबसे पहले कहाँ से किया गया? पंचायत राज संस्थाओं में उनको आरक्षण प्रदान करके। इसके लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 1/3 पद, 1/3 पद सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए कि इन पदों में महिलाएं आरूढ़ होगी। इस प्रावधान में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय रूप से भागीदारी बढ़ी और पंचायत राज गाँव में जो पंचायत राज स्थानीय स्वशासन है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत तेज गति से बढ़ी है, जिससे न केवल सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, इससे महिलाओं का सामाजिक व राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ है, अपितु उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से विकास के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की है और पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा उन्होंने विकास के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की है। विकास कार्य आज महिलाएं भी करा रही है। अधिकांश महिला निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम सभा पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की है। जो ग्राम सभा होती है पंचायतों में, निर्वाचित प्रतिनिधियों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की जो कार्य प्रणाली होती है ग्राम सभा, जैसे लोकसभा विधानसभा में बैठक होती है उससे ग्राम सभा, एक इस तरह से ग्राम सभा के अंदर जो वार्ड पंच होते हैं, गाँव के जो प्रतिनिधि वो सब भाग लेते हैं, उसमें महिला प्रतिनिधि भाग ले रही है, सक्रिय भागीदारी है। तो इससे सिद्ध होता है कि महिला राजनीति में सशक्तिकरण हुआ है। अब आरक्षण के फलस्वरूप भारत पंचायत में महिलाओं की भागीदारी ने 42.3% आंकड़े पार कर दिया। आज पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, पंचायत और नगरीय क्षेत्र में 33%। तो महिलाओं की भागीदारी 42% आंकड़े से सिद्ध होता है कि महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीतिक में भागीदारी कर रही है और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण होने लगा है। अब देखते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में आरक्षण की मांग कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। सबसे पहले मैं इसको बताने पहले आपको बताना चाहूँगा आरक्षण की आवश्यकता कि महिलाओं को आरक्षण देने का सबसे ठोस आधार यह है कि अब तक सामाजिक कारणों से महिलाएं अपना समुचित व सर्वांगीण विकास करने में सफल नहीं हुई। महिलाएं बिना आरक्षण के अपना विकास नहीं कर पाई थी, उनका कोई विकास नहीं हुआ, सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। इस तुच्छ पुरुष प्रधान मानसिकता ने महिला के विकास के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए। ये जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है शुरू में, तो इसके द्वारा महिला के सभी मार्ग क्या हो गए, बंद कर दिए समाज के द्वारा। और इसके द्वारा महिलाओं को महिला का विकास के लिए आरक्षण की आवश्यकता हुई। उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाए ताकि उनका विकास हो सके। समस्त सामाजिक प्रतिबंधों बाधा को दूर कर सके, वे खुद ही राजनीति व समाज में अपना सार्थक योगदान वे दे सके, इसके लिए आरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन याद रखना, महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, तो आप लिखोगे महिलाओं के द्वारा उनका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सुनिश्चित हो सके और सामाजिक प्रतिबंधों बाधाओं को दूर कर सके और उनके विकास का मार्ग सुदृढ़ हो सके, इसके लिए आरक्षण आवश्यक है। लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण द्वारा महिला की भागीदारी बढ़ाना भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम है। हमारे देश के में अंदर लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी किसमें लोकतंत्र में सकारात्मक कदम है। विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण प्रदान करना जो भारत के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा। इस संबंध में चौथे विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग याद रखना, चौथा महिला विश्व सम्मेलन का होता है बीजिंग में, उसमें घोषणा पत्र में अनुच्छेद 181 महिला आरक्षण की बात की गई थी। सबसे पहले
लोकतंत्र के सुचारू क्रियान्वयन के विकास के लिए आवश्यक निर्माण निर्माण प्रक्रिया में पुरुष और महिला दोनों समतुल्य भागीदारी सुनिश्चित करे। महिलाएं भी राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में सब में आ गए, तभी जाके देश का विकास संभव है। सभी क्षेत्रों में बिना महिलाओं के सशक्त बिना समान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है और नई विश्व शांति संभव है। जब तक महिला राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आगे नहीं आएगी तब तक विश्व शांति संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि एक बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है, परिवार में प्रथम शिक्षित उसकी माता होती है, तो बिना माता के वो कभी भी उसे नहीं कर सकता। तो माता, उनकी माता क्या होती है, प्रथम गुरु होती है। तो महिलाओं को शिक्षा आरक्षण मिलने से ही ये संभव है। तो अब बात करते हैं हमारे देश के अंदर आरक्षण के अंदर लोकसभा में आरक्षण किस प्रकार के लिए क्या विधेयक प्रस्तुत किए गए उनके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चे की शिक्षा सबसे शुरुआत कहाँ से, माता से होती है। तो माता शिक्षित होगी तो बच्चों को वो ढंग से शिक्षित करेगी, उनको योग्य बनाएगी। तो 15वीं लोकसभा के पहले सत्र में 4 जून 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में घोषणा की कि सरकार विधानसभा और संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराने की दिशा में 100 दिन के भीतर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक के लिए वो 100 दिन के अंदर कदम उठाएगी शीघ्र पारित कराने के लिए, कि आरक्षण 100 दिन में पारित होना चाहिए। इसके लिए वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ये घोषणा करी थी कि शीघ्र ये बिल पारित हो जाए महिला आरक्षण के लिए। राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल ने वास्तव में महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा सामने रखी। उन्होंने रखा कि आरक्षण बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए और सरकार की मंशा उन्होंने रखी। वर्ष 2018 के प्रारंभ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने मंशा जाहिर की कि वर्तमान सरकार संसद और आम विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं को सुनिश्चित करना चाहते हैं, परंतु इस पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति आवश्यक है। उन्होंने कहा एनडीए सरकार थी, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जरूरी है, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित लोकसभा और उसमें संसद और राज्य विधानसभा में आवश्यक है, मगर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति इसके लिए आवश्यक है। इसके बाद अब तक जो महिला आरक्षण विधेयक के लिए क्या किस प्रकार जो कैसे पारित कराने के लिए प्रयास किया उसका हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले 1996 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा 81वें संवैधानिक संशोधन के रूप में महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्तुतिकरण 1996 में किया गया। वह महिलाओं का आरक्षण के लिए सबसे पहले विधेयक का प्रस्तुत किया गया 1996 में, वो पारित नहीं हो सका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार, जो एनडीए सरकार थी, उसके द्वारा 84वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद में जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने पुनः प्रस्तुत किया गया, मगर यही पारित नहीं हो सका। 1996 में वापिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा विधेयक को दोबारा प्रस्तुत किया गया, पारित नहीं हुआ। 2002 में महिला आरक्षण विधेयक पर सदन में पारित नहीं हो सका। 2002 में महिला आरक्षण विधेयक फिर पारित नहीं हो सका। 2003 में महिला आरक्षण विधेयक का फिर 2 बार प्रस्तुतिकरण किया गया, 2 बार फिर प्रस्तुतिकरण किया गया महिला आरक्षण विधेयक का, मगर पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार चेंज में यूपीए सरकार बनी। उसने सरकार ने 108वें संवैधानिक संशोधन के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को समय पार से बचाने के लिए पुनः राज्यसभा में रखा और 2010 में कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। और लोकसभा में पारित हुआ, कैबिनेट में पारित किया दिया गया और राज्यसभा में भेजा गया, जहाँ राज्यसभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2010 को इसे पारित कर दिया गया। वापिस राज्यसभा में पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को पारित होने तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां अभी तक अवलंबित अवधि पार हो चुका है, यानी समय सीमा लाग चुका है, वो अवधि पार हो चुका है। इस बिल को पारित होने के लिए राज्यसभा लोकसभा में अनुमोदन के साथ ही भारत के आधे राज्य में पारित होना आवश्यक है। विधेयक तब पारित माना जाएगा, ये जो विधेयक है महिला आरक्षण विधेयक, इसके लिए इसमें बिल को पारित होने के लिए राज्यसभा लोकसभा अनुमोदन के साथ ही भारत के आधे राज्यों द्वारा पारित होना आवश्यक है, तभी इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। किंतु दुर्भाग्यवश विभिन्न राजनीतिक दलों की अधर्मिता
इस विधेयक में वर्गीय आरक्षण की व्यवस्था की मांग आदि कारणों से इस बिल को लटका दिया गया, ये पारित नहीं हो सका। फिर 2016 के अंदर नवंबर 2016 में महिला आरक्षण मांग संसद पुनः उठी, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सका। महिला आरक्षण विधेयक निहित स्वार्थों के कारण 2010 में निम्न सदन पारित नहीं हो पाया, परंतु वर्तमान में इसकी मांग अधिक प्रखर हो गई है। इसकी मांग बढ़ती जा रही है। भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि देश की आधी आबादी को संसद व विधानसभा में पुरुषों की बराबर भागीदारी प्राप्त हो, ताकि परंपरागत रूप से पिछड़ी भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और देश के विकास में समग्र योगदान दे सके। तो ये विधेयक पारित होना आवश्यक है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट के। पहला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। सेकंड है महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने के मुख्य कारण क्या है। सेकंड क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने के मुख्य कारण क्या है। और जो थर्ड क्वेश्चन है भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नियमों की व्याख्या कीजिए। इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। थैंक यू। अगली इकाई हम देखेंगे आगे।